Pg NO3। तो जब लेबोरेटरी प्रिपरेशन करते हैं, क्या था लेबोरेटरी प्रिपरेशन का इक्वेशन? बोल, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या था अच्छी? Zn H2SO4 in diluted form giving Zn। इस H2 के साथ और क्या क्या इम्प्योरिटीज? इम्प्योरिटीज देखते बच्चे, देखा जाচ্ছে impurities that may be present are ASH3, PH3 removed by और क्या था? CO2, SO2, NO2 removed by NaOH और KOH। और क्या था? H2S removed by PBN neutralized and moisture। अच्छा, इक्वेशंस लिख सकते हो, रिमूवल इक्वेशंस कुछ कुछ तो हमने पढ़ा था केमिकल सिंथेसिस रिएक्शन में। देखो तो एक भी इक्वेशन लिख पाते हो? देखो, इसका रिएक्शन अगर कराते हैं ASH3 और PH3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ, इन दोनों की वैलेंसी कितनी है ये हमें पता होना चाहिए। ये नाइट्रोजन की फैमिली में बिलोंग करते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, इनकी वैलेंसी भी 3 होगी। अच्छा, इनका सिल्वर के साथ कंपाउंड बनता है। इनकी वैलेंसी हमें पता है, इनकी वैलेंसी 3 होती है और सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है। तो कंपाउंड क्या बनेगा? Ag3। अगर नाइट्रोजन के साथ बनेगा तो Ag3n, अगर फॉस्फोरस के साथ बनेगा तो Ag3P, और अगर आर्सेनिक के साथ बनेगा तो Ag3S। Ag3As, Ag3P, और बाकी हाइड्रोजन का नाइट्रेट बन जाता है और सिल्वर नाइट्रेट पड़ा रहता है, कुछ एक्स्ट्रा सिल्वर नाइट्रेट पड़ा रहता है, AgNO3 प्लस HNO3। तो समझे, हाइड्रोजन का नाइट्रेट बन जाता है, सिल्वर नाइट्रेट कुछ एक्स्ट्रा रहता है, और ये जो आर्सेनिक रहता है ये सल्फाइड, ये सिल्वर के साथ प्रेसिपिटेट बना देता है। वैसे ही ये फॉस्फोरस सिल्वर के साथ प्रेसिपिटेट बना देता है, AgNO3 प्लस HNO3। बैलेंसिंग कितनी कैसे हो, बैलेंसिंग करो। बैलेंस हो गया। 6 AgNO3 अगर लेते हैं, 6 AgNO3 अगर लेते हैं, Ag3S, Ag3P, 3 AgNO3, 3 AgNO3 और बाकी 3 HNO3। ये वाली बैलेंसिंग कैसे होगी? 2KOH, 2KOH प्लस CO2, K2, K2CO3 प्लस H2O, 2KOH प्लस SO2, K2, SO3 प्लस H2O। ये वाली रिएक्शन
अच्छा, ये एक खास रिएक्शन है, ये हम पढ़े पहले। ये एसिडिक ऑक्साइड, ये बेस, एसिड बेस रिएक्शन होगा सॉल्ट वाटर, ये सॉल्ट, ये होगा सॉल्ट वाटर, 2KOH और NO2 का रिएक्शन होगा। यहाँ पोटेशियम जब NO2 के साथ रिएक्ट करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिसप्रोपोर्शनेट करता है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बेसिक मीडियम में डिसप्रोपोर्शनेट करता है। डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तुम्हें नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों देता है। नाइट्राइट जानते हो, NO2 माइनस, और नाइट्रेट क्या होता है, NO3 माइनस। ये NO2 नाइट्राइट और नाइट्रेट देगा, 2KOH प्लस NO2, NO2 माइनस ये नाइट्राइट प्लस नाइट्रेट NO3 माइनस। ये डिसप्रोपोर्शनेशन क्या होता है ये आज पढ़ाऊंगा, लास्ट में पढ़ेंगे, प्लस वाटर। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ एक पोटेशियम, इसको बैलेंस करने के लिए फिर यहाँ पर पोटेशियम, बाकी वाटर। तो बैलेंस कैसे होगा, हो गया 3 2 5 1 6। कोई डाउट है? बस आज समझ आया फिर से लिखो, नहीं समझ आया एक बार दोबारा लिखो। ये ऊपर वाले भी समझ नहीं आए, ये नहीं समझ आया। कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ये एसिड की तरह काम करती है, बेस की तरह। सॉल्ट और वाटर मिलेगा, सॉल्ट क्या मिलेगा, K2CO3 प्लस वाटर। KOH SO2 के साथ रिएक्ट करता है, ये एसिड की तरह रिएक्ट करता है, ये बेस की तरह। सॉल्ट और वाटर मिलेगा, वाटर मिल गया, बाकी सॉल्ट क्या मिलेगा, K2SO3। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब NO2 के साथ रिएक्ट करता है तो NO2 डिसप्रोपोर्शनेट करता है, डिसप्रोपोर्शनेट करता है मतलब NO2 अकेला ही नाइट्राइट भी देता है और नाइट्रेट भी देता है। नाइट्राइट का फॉर्मूला NO2 माइनस, पोटेशियम नाइट्रेट क्या होगा, KNO2। नाइट्रेट का फॉर्मूला NO3 माइनस, पोटेशियम नाइट्रेट क्या होगा, KNO3 प्लस वाटर। इस तरह से सारे रिमूवल हो जाते हैं। फिर क्या बचा है, H2S लेड नाइट्रेट के साथ, H2S लेड नाइट्रेट के साथ। ये रिएक्शन काफी इजी है, घोष ये रिएक्शन क्या होगा, केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शन में पढ़ा था, PBS प्लस, वेरी गुड, प्लस 2HNO, ये प्रेसिपिटेट, ये इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल, ये सॉल्युबल रहेगा वाटर में। तो सबका रिमूवल हो गया, H2S का रिमूवल हो जाएगा, NO2 का रिमूवल हो जाएगा, SO2 का, ये सबका रिमूवल हो जाएगा। लिखिए, लिख लो, देखो लेबोरेटरी प्रिपरेशन के बाद इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। एक क्वेश्चन ऐसे आता है, ए हीरो सुन, अभी तक हम जितने रिएक्शंस पढ़ रहे थे हम मेटल्स का एक्शन करवा रहे थे ना, वाटर में, एसिड में, अल्कली। तो ऐसा लगता है कि सिर्फ मेटल से हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सकते, लेकिन क्वेश्चन आता है गिव वन रिएक्शन where non-metal reacts with water to produce hydrogen। और एक पल के लिए ऐसा लगता है कि क्वेश्चन गलत, क्योंकि नॉन मेटल का कोई रिएक्शन तो पड़ा ही नहीं। अच्छा, बॉस प्रोसेस पढ़ते वक्त नॉन मेटल का ही वाटर के साथ रिएक्शन हो, अगर बॉस प्रोसेस पूछता हूँ तो तुम आंसर लिख देते, लेकिन यही रिएक्शन अगर पूछता हूँ नॉन मेटल रिएक्शन वाटर, तो बोलते हो सर नॉट स्टेबल। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में कोक, कोक होता है कार्बन का एक्टिवेटेड फॉर्म, कोक का स्टीम के साथ रिएक्शन करना। बेसिकली टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर रहेगा तो जाहिर सी बात है वाटर स्टीम के फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में तो रहेगा। और कोक जब स्टीम के साथ रिएक्ट करता है टेम्परेचर अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस, तो हमें वाटर गैस मिलती है। वाटर गैस को स्टीम गैस भी कहते हैं। वाटर गैस मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन 1:1 रेशियो, कार्बन मोनोऑक्साइड,
कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन 1:1 रेशियो, दैट इज व्हाट वी कॉल एज वाटर गैस। तो कोक का पहले रिएक्शन कराते हैं, कोक का पहले रिएक्शन कराते हैं स्टीम के साथ। कोक इज मेड टू रिएक्ट विद स्टीम। अच्छा, इस प्रोसेस का इंपॉर्टेंस क्या है? ये इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर करने के लिए हाइड्रोजन जैसे बनता है, इंडस्ट्री में प्रिपेयर करेंगे ना। और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में हर चीज इस बात का ध्यान रखा जाता है, तुमने इंडस्ट्रीज के प्रिपरेशन में कोई ऐसा केमिकल यूज किया जिसको प्रिपेयर करने के लिए किसी दूसरी इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा। तुम हाइड्रोजन का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करोगे और तुम ऐसे केमिकल्स यूज कर रहे हो जो किसी दूसरे इंडस्ट्री में डिपेंड करते हैं, तो यू रिलाई ऑन डिफरेंट अदर इंडस्ट्रीज। मतलब उससे केमिकल बन के आएगा, फिर तुम्हारे यहाँ हाइड्रोजन बनेगा। तो इंडस्ट्री में ऐसा कोई काम नहीं करते, इंडस्ट्री में ऐसा काम करते हैं जो इजीली अवेलेबल। तो मैंने क्या बोला? कोक कार्बन का एक्टिवेटेड फॉर्म, कोक इज वाइड स्प्रेड, तो कम हो रहा है लेकिन ऐसे तो अवेलेबल है ही। और कोक का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? स्टीम के साथ। वाटर और कोक दोनों ही अवेलेबल है, किसी के ऊपर डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेप यही है, कोक इज मेड टू रिएक्ट with steam temperature above 1000 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में बोलेंगे तो टेम्परेचर अगर 1000 डिग्री सेल्सियस बोलूं तो केल्विन में 1273 और 1273 केल्विन। वाटर गैस इज प्रोड्यूस्ड। वाटर गैस क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन 1:1 रेशियो। अच्छा, हाइड्रोजन तो हमें यहीं से मिल गया ना, तो रिएक्शन क्या होगा? C प्लस H2O, CO प्लस H2 बस। टेम्परेचर 1273 केल्विन। अब इस वाटर गैस का 1:1 रेशियो में जो मिला है, इस वाटर गैस का फिर से स्टीम के साथ रिएक्शन करा। ये जो वाटर गैस मिले ये फिर स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। अब की बार कैटलिस्ट और प्रोमोटर लेते हैं। अब की बार कैटलिस्ट, यहाँ कैटलिस्ट प्रोमोटर की जरूरत खास नहीं पड़ती, टेम्परेचर ही काम कर देते। सेकेंड स्टेप में कैटलिस्ट और प्रोमोटर लेते हैं, टेम्परेचर इसका आधा हो जाता है, 450 to 500 टेम्परेचर इसका आधा हो जाता है। बाकी टेम्परेचर का हम ऐसे मान लो कैटलिस्ट और प्रोमोटर कर। और ये जो वाटर गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर अब इसका रिएक्शन कराएंगे ना, ये जो वाटर गैस मिला अब इसका रिएक्शन हो, तो वाटर गैस CO प्लस H2, इसका रिएक्शन होगा फिर वाटर के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अच्छा, टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस। यहाँ जो कैटलिस्ट यूज होता है Fe2O3, जो प्रोमोटर यूज होगा वो Cr2O3 और थोड़िया THO2 भी लेते हैं। और टेम्परेचर इसका मोटा मोटी आधा, ये 1000 था ना, इसका ऑलमोस्ट आधा ले लेते हैं, 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस। 450 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस। क्या मिलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। और बाकी हमें क्या मिल गया? 2H2, ये हाइड्रोजन में। ये बॉस प्रोसेस, इस इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, बॉस प्रोसेस। थोरियम डाइऑक्साइड THO2। कोई डाउट है? अच्छा देखो, किसी चीज के ऊपर रिलाई करने की जरूरत नहीं है। कैटलिस्ट और प्रोमोटर वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन को बढ़ा देते हैं लेकिन खुद में कोई चेंज नहीं आने देते। कोल्ड और वाटर, इसकी सप्लाई बनी रहे, 1000 डिग्री सेल्सियस अचीव करना भी हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस अचीव करना भी बड़ी बात नहीं है। बस ये तुम ये दे दो, बस कोक और वाटर, बाकी हाइड्रोजन प्रिपेयर करता हूँ। अब एक बात और आती है, अच्छा इस एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आता है कि हाउ हाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड इंडस्ट्रियली, ये तो तुम याद करके गए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस प्रोसेस के ड्यूरिंग कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करो तो सेकेंड स्टेप में ये कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना था सेकेंड स्टेप में ये कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ भी
हाइड्रोजन है, मतलब along with hydrogen there are two more gases. If there is unreacted, then carbon monoxide and the produced carbon dioxide. Now we have to remove this carbon monoxide and carbon dioxide. वैसे तो हम इंश्योर करते हैं, वैसे तो हम इस बात को इंश्योर करते हैं कि जितना भी कार्बन मोनोऑक्साइड मिला है वो सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने का पर्पस क्या था पता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का सेपरेशन, मतलब गैस लिबरेट हो रही है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का सेपरेशन। अच्छा, यहां मुझे किसका सेपरेशन करना पड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। एक सरफेस ले लेते, मतलब सीरियसली मत लेना, ऐसी बात की बात बोलो। एक सरफेस ले लेना वाटर का, इस वाटर के सरफेस में ओवर 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैं इसकी बात कर, ये जो प्रोड्यूस हो गया ये कार्बन डाइऑक्साइड तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा ना। अच्छा, ओवर 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नियर अबाउट 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 25 टू 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इस प्रेशर में हाइड्रोजन और जो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको डिसॉल्व करा, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को इतने प्रेशर में वाटर सरफेस पर डिसॉल्व करा, वाटर सरफेस डिसोल्यूशन। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाती है वाटर सरफेस में, तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो गया, बाकी हाइड्रोजन डज नॉट डिसॉल्व। अच्छा, ये जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कोका और क्या होती है, पानी रहता है और बहुत सारे प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं, उसमें थोड़ा शुगर सोल्यूशन गिर देते, मतलब हाइड्रोजन के दौरान कोका बनती है। कोई डाउट है? तो मैं अगर बोले हाउ अनरिएक्टेड, हाउ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज सेपरेटेड, क्या बोलोगे? द मिक्सचर इज पास्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर अंडर प्रेशर ऑफ 35 एंड 25 टू 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, हाइड्रोजन रिमेन्स अनडिसॉल्व, इज सेपरेटेड। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड बच गया तो इसका कैसे रिमूवल करेंगे? एमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन। तो अच्छा, ये लिख लो पहले, फिर रिमूवल करते हैं। ऐसे लिख लो, ये सेकंड स्टेप है। वाटर गैस reacts with ये सेकंड स्टेप। रेट कैसे बढ़ सकता? रेट मतलब वेलोसिटी विच एनहांसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अगर रिएक्शन को ये वाला बैरियर क्रॉस करना पड़ता तो टाइम ज्यादा लगता, और अगर कैटलिस्ट यूज करते हैं तो कैटलिस्ट ये जो रिक्वायर्ड एनर्जी होता है इसको कम कर देता है, मतलब पहले उसको जो बैरियर क्रॉस करना पड़ता था अब वो बैरियर कम क्रॉस करना पड़ेगा, तो रिएक्शन फास्ट हो गया ना। उसको एक बैरियर क्रॉस करना पड़ता, इसमें टाइम लगता है, और तुमने कैटलिस्ट यूज किया तो बैरियर कम हो गया, तो रिएक्शन फास्ट हो। अच्छा, कभी कभी रिएक्टेंट्स इस बैरियर को कम करते, कैटलिस्ट से काम नहीं होता, देन वी यूज प्रोमोटर, मतलब रेट और फास्ट हो। तो कैटलिस्ट और प्रोमोटर का काम क्या है? प्रोमोटर एनहांसेस द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट, मतलब जो काम कैटलिस्ट नहीं कर पाया था प्रोमोटर ऐड कर देते हैं, वो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी और बढ़ा देता है और वो रेट और कम हो जाता है, सॉरी रिएक्शन फास्ट हो जाता है, बैरियर कम हो जाता है। नहीं, प्रोमोटर कैटलिस्ट के बाद ही ऐड करते, द फर्स्ट सब्सटेंस इज ऑलवेज कैटलिस्ट, द अदर इज ऑलवेज प्रोमोटर। कोई डाउट है? यहां तक क्लियर होगा? अच्छा, वॉश प्रोसेस लिख दोगे बिना देखे? तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल समझ आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड is removed from hydrogen by passing the mixture over water at pressure of around 25 to 30 atmospheric pressure, and carbon monoxide
unreacted carbon monoxide is removed by passing it from ammoniacal cuprous क्लोराइड सॉल्यूशन। ये वाला रिएक्शन इतना इजी है कि तुम्हें याद नहीं रहेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेना, क्यूप्रस क्लोराइड ले लेना और वाटर ले लेना, और इन तीनों को डॉट प्रोडक्ट में लिख देना, CuCl डॉट CO डॉट H2। ये एक साथ एक कंपाउंड बनेगा। नाउ दिस इज सो सिंपल। समझ आया? कार्बन मोनोऑक्साइड लिखो, preparation of hydrogen by preparation of hydrogen by electrolysis of acidified मैं इसमें होता क्या है वो बता रहा हूँ। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए तुम लोग एक लिंक शेयर करूंगा, तुम लोग को भेजा था क्या? हम वाटर लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल टूटता है, टूटकर H प्लस और OH माइनस देता है। इसका अमाउंट इतना कम होता है, द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्योर वाटर, the ions produced from pure water is negligible। नंबर देखना चाहोगे? अगर तुम ये एक रेशियो ऐसा रहता है, अगर हम ये 55.55 मोल्स लेते हैं, अगर वाटर को मैं 55.55 मोल्स लेता हूं, तो 55.55 मोल्स ऑफ वाटर टूट के सिर्फ 10 टू द पावर -7 मोल्स H प्लस देते, ओनली 55.55 एंड ये 10 टू द पावर -7 मोल्स, और ये भी कितना होता है 10 टू द पावर -7 मोल्स। ये नंबर और ये नंबर में डिफरेंस समझ आ रहा है? कितना ह्यूज डिफरेंस है। अच्छा, 55.55 में सिर्फ इतने टूटे, मैं अगर 55.55 में से माइनस करूं 10 टू द पावर -7, तो एज इफ कुछ हुआ ही नहीं, 55.55 ही है ना। इसीलिए हम कहते हैं प्योर वाटर ओनली कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। प्योर वाटर के अंदर सिर्फ ये आयंस इतने कम होते हैं कि इनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और हम कहते हैं प्योर वाटर में सिर्फ मॉलिक्यूल्स। और अगर प्योर वाटर में मॉलिक्यूल्स है, प्लस प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें आयंस की कमी होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ मॉलिक्यूल्स होते हैं, या ऐसे यहां ओनली लिखा मैंने, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी पास करने नहीं देते। तो मैं क्या ऐड करूंगा? एसिडिफाइड। मैं इसमें थोड़ा सा एसिड ऐड करूंगा, 2 ड्रॉप। ये करवाया था तुम लोगों को? नहीं कराया था? चलो इसको लिख लो, पहले जगह कम पड़ेगी। ए सुनो इधर, ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है, ये 25 डिग्री सेल्सियस का है। ये कैलकुलेशन किसने बताया था हमें? ये नंबर और ये कैलकुलेशन हमें बताया था सोरेनसन ने। सोरेनसन कौन से साल में बताया था पता है? 1909। और हम 2020 में भी अगर ये नंबर्स नहीं समझते तो फिर बोलने के लिए कुछ बचता नहीं। 1909 में सोरेनसन ने बताया था, अगर आप वाटर के 55.55 मोल्स लेते हैं, तो उसमें से सिर्फ 10 टू द पावर -7 H प्लस और 10 टू द पावर -7 OH माइनस मिलेगा, अगर टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इस वाटर के टूटने को कहते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन। इसको कहते हैं
सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। नहीं, ये तुम लोग को नहीं पढ़ा है, ये वाटर चैप्टर में पढ़ेंगे। सेल्फ आयोनाइजेशन क्यों कहते हैं? वाटर अपने आप टूटता है, इतना सेल्फ आयोनाइज होता है। देखो, तो अब क्या करते हैं हम, एक हॉफमैन हॉफमैन वोल्टामीटर लेते हैं। हॉफमैन वोल्टामीटर में, अच्छा, प्योर वाटर बहुत कम टूट के आयंस देता है। व्हाट वी डू इज वी ऐड ड्रॉप्स ऑफ एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप्स, और सल्फ्यूरिक एसिड टूट कर क्या देता है? 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस आयंस। फिर से बोल रहा हूं, प्योर वाटर टूट के, बशा प्योर वाटर को मैंने तोड़ा रिवर्सिबल साइन में, प्योर वाटर को मैंने तोड़ा रिवर्सिबल साइन में, ये बहुत कम टूटता है। लेकिन H2SO4 को मैंने तोड़ा इरिवर्सिबल साइन में। मोनालिसा, जितना तुम H2SO4 ड्रॉप ऐड करोगी, वो सारा का सारा H2SO4 टूट के H प्लस और SO4 2 माइनस देगा तुम। रुपीन, जितना तू H2SO4 ऐड करेगा ना, सारा का सारा टूट के तुझे आयंस दे देगा, लेकिन वाटर नहीं टूट। तो आयंस प्राइमरीली हमें एसिड से मिलते हैं, ना कि वाटर से। और यहाँ बहुत कुछ होता है, उस बहुत कुछ को स्किप करके जो एक्चुअली में हमें पढ़ना है, मैं उस पर आ रहा हूँ। एक हॉफमैन वोल्टामीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट में ये बैटरी का पॉजिटिव होता है, ये बैटरी का नेगेटिव। जो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है, जो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है, उसे हम कहते हैं वो एनोड है। जो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड होता है, उसे कैथोड नाम देते हैं। ये प्लैटिनम होता है। ये वाली जो प्लेट है, ये प्लेट प्लैटिनम की होती है। ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट। अच्छा, यहां से वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड, यहां से वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर, कोई डाउट है इसमें? यहां नोजल लगा होता है, एनोड में रिएक्शन क्या होगा? अच्छा, यहां क्या क्या आयंस है? अगर मैं वाटर और H2 से ऐड करता हूं, यहां आयंस क्या क्या है? यहां आयंस H प्लस है, OH माइनस है, और SO4 2 माइनस। एनोड, एनोड का चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। और कैथोड का चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। पॉजिटिव की तरफ कौन माइग्रेट करेगा? रिएक्शन एट कैथोड, पहले एनोड लिखते हैं, और यहां लिखता हूं मैं रिएक्शन एट रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड का नेगेटिव चार्ज होता है, इस पूरे आयन में पॉजिटिव चार्ज H प्लस को छोड़ के किसी और का आयन है, तो यहां कौन आएंगे भागकर? H प्लस। अच्छा, ये एक सरफेस है उपाध्याय, ये कैथोड है, ये बैटरी के नेगेटिव से लगा है ना, तो यहां बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, मतलब यहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, और यहां कौन माइग्रेट करके आ रहे हैं? H प्लस। करोड़ों अरबों H प्लस यहां माइग्रेट होके आएंगे, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ H प्लस यहां माइग्रेट करके आएंगे। इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, और कैथोड के सरफेस के ऊपर यहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। नहीं समझे? ये जो कैथोड का सरफेस है, ये वाला,
इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूं, तो ऐसे मान ले मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूं इसको, अब समझी, इस छोटे से सरफेस को तुमको जूम करके दिखा रहा हूं, इस सरफेस पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, यहां कौन माइग्रेट करके आएगा, H प्लस, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है। एनोड में ऑक्सीडेशन होता है ऑलवेज, एनोड एनोड में ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, और कैथोड में ऑलवेज रिडक्शन टेक्स प्लेस। एनोड मतलब ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन, और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब तुम देखो, तुम्हारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ H प्लस आ रहे हैं, H प्लस पे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, H प्लस इस सरफेस में आके इलेक्ट्रॉन्स लेना शुरू करेंगे, तो H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, मतलब H प्लस क्या हो रहा है, रिड्यूस। कोई डाउट है, दो H प्लस यहां से दो इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन। मैंने क्या किया, इस पूरे डिजाइन को, इस पूरे मशीन को कहते हैं हॉफमैन वोल्टामीटर। यहां से मैं वाटर और H2SO4 डालूंगा, ये वाटर और H2SO4 यहां पर आएंगे, यहाँ आयंस टूट जाएंगे, यहाँ क्या क्या रहेगा, H प्लस, OH माइनस और SO4 माइनस। ये बैटरी से, ये बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा, ये बैटरी के नेगेटिव से, ये जो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा, यहाँ पर कौन आएंगे, H प्लस, यहाँ H प्लस आके इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस बनकर, मैं हाइड्रोजन को ग्रीन से दिखा रहा हूं, यहाँ हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, ये हाइड्रोजन गैस। कोई डाउट है, अच्छा, ये तो कैथोड में हाइड्रोजन मिल गया, एनोड में क्या मिलेगा, एनोड में कौन आएगा, ये बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ कौन आएगा माइग्रेट करके, SO4 माइनस और OH माइनस। अच्छा, अभी एक लाइन बोल रहा हूं, आगे जाके किसी दिन समझाऊंगा, उसको कहते हैं प्रेफरेंस और डिस्चार्ज। यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस इन इंग्लिश, ऑफन यू गो ऑन सेइंग इसको ज्यादा प्रेफरेंस मिला सर, उसको कम प्रेफरेंस मिला, दैट लिटरल मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस इज दिस, उसको हम कहते हैं प्रेफरेंस और डिस्चार्ज। OH माइनस और SO4 माइनस इस प्लेटिनम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, आपकी बार प्लेटिनम सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ कौन आया, SO4 माइनस और OH माइनस। अच्छा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या कहते हैं, एनोड, और एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। SO4 माइनस अप्रोच कर रहे हैं, OH माइनस भी अप्रोच कर रहे हैं, दोनों में से कंपटीशन में जिसका प्रेफरेंस ऑफ डिस्चार्ज ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करे। ये दोनों में से प्रेफरेंस ऑफ डिस्चार्ज SO4 का ज्यादा होता है, इसका कम होता है। पोटेंशियल मतलब ऐसे समझो कि दोनों जाएंगे और इसके लिए इलेक्ट्रॉन लॉस करना इजी है, इसको कहते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ एनायंस। इसकी एक लिस्ट होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इन दोनों में से माइग्रेशन में ऑक्सीडाइज कौन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा, ये बताया तुम, OH माइनस। अच्छा, OH माइनस का जो रिएक्शन है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्या होगा, OH माइनस पहले एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और ये क्या बनाएगा, OH। OH स्टेबल नहीं होता, ऐसा एक रिएक्शन होगा, ऐसा भी नहीं है, इस सरफेस में बिलियंस एंड करोड़ों अरबों OH माइनस है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ OH माइनस अप्रोच कर रहे हैं। अच्छा, ये एक OH माइनस का रिएक्शन लिखा मैंने, और OH माइनस OH में कन्वर्ट हो गया, स्टेबल नहीं है, ऐसा एक OH, ऐसे एक और OH से मिल जाएगा खुशी, और वो क्या बनाएगा, H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन।
एक OH स्टेबल नहीं था, एक OH दूसरे OH से मिला, क्या बना, H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। वाटर तो स्टेबल है लेकिन नेसेंट ऑक्सीजन स्टेबल नहीं है। ऐसा रिएक्शन में दोबारा लिख देता हूं, OH प्लस OH, अब ये क्या बनाएगा, H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अच्छा, ये स्टेबल कंपाउंड कैसे बनेगा, यहां कितने OH है, 1 2 3, तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, 4 OH। 4 OH क्या बना रहे कृष्णा, 2H2O प्लस 2H2O प्लस O2 ना। अच्छा, मतलब तुम्हें स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए एटलीस्ट कितने OH चाहिए, 4, तो यहां क्या लिखेंगे, 4, तो यहां कितने OH माइनस लेंगे, 4, यहां कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, 4। ये रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है एनोड। अच्छा, तो एनोड का कंप्लीट रिएक्शन क्या लिखूंगा मैं, 4 OH माइनस लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन, क्या बनेगा, 4 OH, and we know the sense of 4 OH, writing 4 OH. What is the sense of writing 4 OH, 2H2O plus 2H2O plus O2 ना। अच्छा, एक बात और है, कभी भी जितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए हैं उतने इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, ये अनबैलेंस मत छोड़, कभी भी अनबैलेंस मत छोड़। यहां कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, लेकिन मैंने यहां कितने इलेक्ट्रॉन का गेन करा है। यहां एक एक चीज देखो, मेरे पास दो सरफेस है, ये पॉजिटिव सरफेस है, ये नेगेटिव सरफेस। यहां इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है और यहां इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। यहां कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, 4, लेकिन मैंने यहां कितने इलेक्ट्रॉन का गेन दिखाया, 2 नहीं, यहां 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है अगर, तो यहां 4 इलेक्ट्रॉन का गेन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन बैलेंस होना चाहिए। तो इस रिएक्शन को मैं 4H प्लस कर दूं और यहां कितने इलेक्ट्रॉन लिख दूं, 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और मुझे क्या मिलेगा, 2H2। मतलब यहां जब O2 रिलीज होगा, यहां क्या रिलीज होगा, एनोड में मुझे कौन सी गैस मिलेगी, एनोड में मुझे ऑक्सीजन गैस मिलेगी, वायलेट से लिख देता हूं, एनोड में मुझे O2 गैस मिलेगी, और कैथोड में मुझे, नहीं समझ आया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटिस इज दिस, यहां अगर 10 ml O2 मिलता है, इसके आगे क्या है, 1, और इसके आगे क्या है, 2। अगर मुझे 10 ml ऑक्सीजन मिलता है, उसी दौरान मुझे कितना ml हाइड्रोजन मिलेगा, 20 ml ना, डबल मिलेगा ना। ये 1 है, ये 2 है, जिस पल मुझे ये 10 ml मिलेगा, ये कितना मिलेगा मुझे, 20 ml। तो मैं वायलेट से जितना मार्क करूंगा, ग्रीन वाली मार्क, इसको आधा रख देता हूं, इसको पूरा भर देता हूं, समझे। तो यहां मुझे कौन सी गैस मिल गई, ऑक्सीजन, और यहां मुझे कौन सी गैस मिल गई, वही जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, दुष्ट मूल। क्लियर हुआ। इस तरह से वाटर का क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, क्या ऐड करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, आयंस मिल जाते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं, यहाँ हाइड्रोजन मिल जाता है, कहां पर हाइड्रोजन मिलता है, कैथोड में क्या एनोड में, कैथोड में, और ऑक्सीजन मिलता है एनोड में। अच्छा, एग्जाम में कैसे लिखोगे इतना, ये तो समझ आ गया, एग्जाम में कैसे लिखोगे, पहले ये सब कुछ लिख, कोई डाउट है इसमें, मोमो समझी क्या, देखिए। एग्जाम में कैसे लिखोगे, ये सब कुछ मत लिख, सिर्फ ये लिखना, रिएक्शन एट एनोड, ये इक्वेशन रखना, बस इतना। इसको तोड़ लेना, इसको तोड़ लेना, और यहां लिखना रिएक्शन एट एनोड, एनोड में कौन डिस्चार्ज होगा, OH माइनस, कितने OH माइनस,
फोर ओ एच माइनस 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे, 4 OH माइनस 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे, क्या बनेगा 2H2O प्लस O2। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, कहीं 4 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। रिएक्शन एट कैथोड, ये क्या लिखेंगे 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन क्या मिलेगा 2H2 बस। बाकी बातें समझाने के लिए लिखो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। इसमें क्या लिखे, ये है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिडिफाइड वाटर। है और कोई स्टेप बचा है बुक में देख रही प्लीज, कुछ छूट नहीं है। अरे पहले हमने क्या समझा था, हाइड्रोजन की अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ सिमिलरिटी और डिफरेंस, और फिर 2-3 क्लास से हम प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं। अब ये जो हाइड्रोजन बनाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम, इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन एटम के 3 आइसोटोप्स होते हैं, क्या क्या नाम होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसको H से लिखते हैं, इसको D से, इसको T से। अच्छा ये सिंबल है, ये आइसोटोप्स है, और इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, इसमें एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन, इसमें एक प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। ये नॉन रेडियो एक्टिव, ये नॉन रेडियो एक्टिव, लेकिन ये रेडियो एक्टिव होता है। अच्छा रेडियो एक्टिव होगा रेडियो एक्टिव नहीं होगा ये कैसे डिसाइड करते, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1.5 से ज्यादा। न्यूक्लियस जो होता है ना वो वैसे तो बहुत स्टेबल होता है, न्यूक्लियस होता है ना वो वैसे बहुत स्टेबल होता है, लेकिन एक कंडीशन होता है जहां न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। कुछ ऐसे न्यूक्लियस होते हैं अपूर्व, कुछ ऐसे न्यूक्लियस होते हैं, मैं न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं एटम की बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे न्यूक्लियस पाए गए हैं जो अपने आप, और इंग्लिश में अपने आप को हम स्पॉन्टेनियसली कहते हैं, कुछ ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जो अपने आप कुछ इनविजिबल रेज एमिट करते हैं। अच्छा अगर ये इनविजिबल है तो आपको कैसे पता, तो हमने क्या करा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी पॉजिटिव, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी नेगेटिव, तो ये जो इनविजिबल रेज है कुछ पॉजिटिव की तरफ चली जाती है, कुछ नेगेटिव की तरफ चली जाती है, और कुछ सीधी चली जाती है। यहां हम एक स्क्रीन लगा देते हैं और यहां नोट कर सकते हैं कुछ डॉट्स मिल रहे हैं। अच्छा बाद में पता चला कि ये जो रेज है ये दरअसल पार्टिकल्स है, ये समझो। अच्छा जो पॉजिटिव की तरफ गया वो खुद क्या होगा नेगेटिव, और जो नेगेटिव की तरफ गया वो खुद क्या होगा पॉजिटिव। जो पॉजिटिव है उसको नाम दिया अल्फा, क्योंकि पहले जमाने में मुझे नहीं पता था ना क्या नाम दूंगा, तो क्या नाम देंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा। जो पॉजिटिव है उसका नाम दे दिया अल्फा, जो नेगेटिव है उसका नाम दे दिया बीटा। तो यूनिवर्स में कुछ ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जोरदार जो अनस्टेबल होते हैं, यूनिवर्स में कुछ ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, और वो स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप, वो स्पॉन्टेनियसली अल्फा बीटा, और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ नहीं गया इसको कहते हैं गामा।
यूनिवर्स में कुछ ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जो अपने आप स्पॉन्टेनियसली अल्फा बीटा और गामा एमिट करते हैं, इनको हम कहते हैं ये रेडियो एक्टिव। तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में ये रेडियो एक्टिव है। मतलब ट्रिटियम का न्यूक्लियस अगर तुम्हारे पास होगा तो उसमें से ऑटोमेटिकली अल्फा बीटा और गामा एमिशन हो, लेकिन प्रोटॉन ये प्रोटियम से और ड्यूटेरियम से नहीं हो। ये बात समझ। अच्छा, ट्रिटियम कितना मिलता है? ये अगर 1 है, ये अगर 1 है तो ये 10⁻⁻2 टू 10⁻³ है, और ये 10⁻⁻15 टू 10⁻17 होता है। मतलब इसके रिलेटिव अबंडेंस देख रहे हो, इसकी मात्रा अगर 1 है यूनिवर्स में तो ये 10⁻² और 10⁻³ के ऑर्डर में रहते हैं। ये 10⁻15 टू 10⁻17, मतलब ये ना के बराबर है, ये फिर भी रहते हैं। कोई डाउट है इसमें? नहीं समझे? रिलेटिव अबंडेंस मतलब इसके कंपैरिजन में इसकी मात्रा और इसकी मात्रा, ये अगर 1 है तो ये कितना है? मतलब मैं ऐसे बात समझाऊंगा, लिख लो। अच्छा, और क्या बात थी? हाँ बस हो गई। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, लिखो लिखो। ये मिटा दो ये वाला, ये क्या ड्रॉ करूं? हाँ हाँ, नेक्स्ट, हाइड्रोजन के रिएक्शंस क्या क्या होते हैं? अच्छा, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन ए हाइड्रोजन कंबस्टिबल है एंड नॉन सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। इसका क्या मतलब है? वो खुद जल जाता है, दूसरे को जलाता नहीं, वो ऑक्सीजन की तरह नहीं। हाइड्रोजन कंबस्टिबल है बट नॉन सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल एंड नॉन सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। और हमने लिखा भी था ना। अच्छा, हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन with a pale with a pale blue flame and a pop sound। हाँ करेंगे, ये वाला रिएक्शन कर लेंगे, ये कर सकते, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा, अब केमिकल रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन, केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। तुम जो सोच सकते हो मुझे बोलते जाओ, मैं रिएक्शन करते जाऊं। पीरियोडिक टेबल में जो जो तुम सोच सकते हो सोचो। अगर रिएक्शन हाइड्रोजन का रिएक्शन एल्कली मेटल के साथ होगा तो 2Na+H2 रिएक्शन विथ एल्कली मेटल, एल्कली मेटल के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या देगा? मेटल हाइड्राइड। तो हमें क्या मिलेगा? 2Na। यू रिमेंबर दिस मेटल हाइड्राइड। एल्कली मेटल के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, मेटल हाइड्राइड देगा। और हमें पता है मेटल हाइड्राइड स्टेबल होता है क्या? मेटल हाइड्राइड स्टेबल होता है। मेटल हाइड्राइड फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, अगर वाटर रहेगा क्या मिलेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन अगेन। तो अभी तो मुझे यही मिलेगा कि अगर मैं हाइड्रोजन का रिएक्शन एल्कली मेटल के साथ कराता हूँ, आई गेट मेटल हाइड्राइड। अच्छा, नेक्स्ट, विथ रिएक्शन विथ एल्कालाइन, एल्कालाइन अर्थ मेटल। अगर मैं कैल्शियम के साथ इसका रिएक्शन कराता हूँ Ca+H2, मुझे क्या मिलेगा? CaH2। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, क्या मिलेगा? ये जो मैंने यहां लिखा है 2H2 प्लस O2, क्या मिलेगा? 2H2O। पॉप साउंड, पेल ब्लू, फ्लेम। किसके किसके साथ रिएक्शन हो गया? हाइड्रोजन का एल्कली मेटल के साथ हाइड्रोजन का, एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ। ये ऊपर वाला मिटा दो, देख लो। और भी बचा है, ये 1 है, ये 2, ये 3, 4 भी लिख देता हूं। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ हैलोजन
हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा, क्या मिलेगा? हैलाइड। कुछ और बोल। H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 क्या मिलेगा? 2HCl। ये क्या है? हैलाइड, एसिड। ये एसिड है ना? अच्छा एक बात याद रखना, हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन होता है, HCl मिलता है, कंडीशन क्या रहता है? डिफ्यूज्ड। यस, डिफ्यूज सनलाइट में रिएक्शन होता है। सो रिएक्शन, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ऑक्सीजन, हैलोजन, सल्फर के साथ, ये मिटाऊं क्या? लिख, H2S। नंबर 4, नंबर 5, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ सल्फर, H2 प्लस H2S, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ मेटेलिक ऑक्साइड्स। ये हो गया लिखना। रिएक्शन नंबर 6, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ मेटल ऑक्साइड्स, ZnO, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, PbO प्लस H2, Pb प्लस H2O। हो गया। अच्छा, नंबर 7, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्लस हाइड्रोजन, निकल कैटलिस्ट, निकल कैटलिस्ट, टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यही वनस्पति घी वाला रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन ऑफ। हेलो।